जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटी पार्ट 1, इस किताब का जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किए थे तो उसका आज दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करनी है। जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर क्या, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिर हम क्या देखेंगे, हु डिज़ाइंस देम एंड इन व्हाट वे, तो कौन सी पद्धति से कौन से लोग ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है और बनाता है, लिखता है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स है दुनिया के अंदर, उस देश के हर एक देश का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, ये सारे चीज़। और उसके बाद वंस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन गया, उसके बाद क्या हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टडी ओवर साउथ अफ्रीका स्ट्रगल ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को पाने के लिए उस देश के अंदर क्या क्या स्ट्रगल हुआ, क्या क्या दिक्कतें थी, इन सारे चीज़ के ऊपर सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फिर इसी को एग्जाम्पल, उदाहरण, इसी के उदाहरण लेते हुए हम बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी ओवर साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, किस तरीके से आया। तो सबसे पहले हमें ये जाननी है, जैसे कि भारत को ब्रिटिशर ने जैसे कॉलोनी बनाया था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका को भी ब्रिटिशर ने अपना कॉलोनी बनाया था। बस एक ही डिफरेंस है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। जब ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका और इंडिया को छोड़ के गए थे, जब इंडिया को छोड़ के गया ब्रिटिशर्स, उसके बाद हम इंडियंस इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम अपने हाथों में लिए और अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाए और उसी पार्टी को देश की रूल करने का भार हमने दे दिए थे। तो यानी एक तरीके से ब्रिटिशर्स जाने के बाद भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं वही देश को चलाने लगा, उसका शासन भार मेंटेन करने लगा। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को जब आज़ादी मिला उसके बाद क्या हुआ, भारत को जब आज़ादी मिला उसके बाद सारे जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भारतीयों के पास आ गया था। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिला ब्रिटिश से, लेकिन उसके बाद कुछ ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन कुछ वाइट ब्रिटिश वहाँ पे परमानेंटली रह गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। और क्या किए, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया जो साउथ अफ्रीका को रन करने लगे, यानी वो एक तरीके से एक लोकल गवर्नमेंट उन्होंने बना लिया था। आज़ादी के बाद भी इंडिया को जब आज़ादी मिला उसके बाद सारे ब्रिटिश चले गए थे, सारे देश का शासन भार इंडियंस के हाथ में आ गया था। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, कुछ ब्रिटिश तो चले गए लेकिन कुछ ब्रिटिश वहाँ पे बैठ गए और एक लोकल डोमिनेट गवर्नमेंट बना लिया। यानी साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश जाने के बाद भी गोरे लोगों ने, यानी वाइट पीपल ने देश का जो रूलिंग भार है, उस पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका कंट्रोल ले लिया और एक लोकल गवर्नमेंट, एक डोमिनेंट गवर्नमेंट स्थापन कर दिया। तो उन लोगों ने क्या करता था, वही वाइट लोगों ने, जो लोग रह गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्होंने क्या किया, दे प्रैक्टिस्ड एपार्थाइड। एपार्थाइड मतलब क्या है, रेसिज्म के बेस करके, रेसिज्म मतलब जो गोरे बंदे हैं जिनका स्किन कलर वाइट है वो लोग सुपीरियर है, जिनका स्किन कलर ब्राउन या तो ब्लैक है वो इन्फीरियर है। ये सोच के साथ जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम चलाता है उसको हम एपार्थाइड बोलते हैं। मतलब स्किन कलर के बेस करके अगर भेदभाव होता है तो उसको, उस सिस्टम को एपार्थाइड बोला जाता है। तो ये जो वाइट पीपल रह गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, जो लोकल गवर्नमेंट बना के
रूलिंग पार्टी बन गया था, रूलिंग कम्युनिटी बन गया था साउथ अफ्रीका का, उन लोगों ने दे प्रैक्टिस एपार्थाइड, ये लोग एपार्थाइड प्रैक्टिस करना चालू कर दिए थे, यानी स्किन टोन के हिसाब से भेदभाव करना इन लोगों ने चालू कर दिया थे। तो उसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला करके, जो कि हम लोग सभी इनके बारे में जानते हैं, बहुत ही फेमस लीडर है। तो ये एक ब्लैक लीडर थे जो कि ब्लैक कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने इस एपार्थाइड सिस्टम के रेजिम के खिलाफ अपोज किया। उसके चलते क्या हुआ, तो जो वाइट गवर्नमेंट था उन्होंने इनके ऊपर ट्रेसन की चार्जेस लगा दिए। ट्रेसन मतलब अगर कोई बंदा जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ, कोई देश का अगर रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है उसको हटाने के लिए, तब उसके ऊपर ये ट्रेसन का चार्ज बैठ जाता है, यानी एक तरीके का देशद्रोह मान लीजिए, या तो सरकार के विरुद्ध काम करना। तो ये चार्ज लगा के, ये ट्रेसन का चार्ज लगा के उनको 28 साल के लिए जेल में भेज दिया। और कौन सा जेल, वो भी रॉबिन आइलैंड पे, जो भी सेपरेट एक आइलैंड है, उसी रॉबिन आइलैंड पे उनको जेल में 28 साल के लिए भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने एपार्थाइड के खिलाफ, रेजिम के खिलाफ अपोज किया था। ठीक है, ये काम किस साल में हुआ था, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1964 में ये चार्ज लगा के उनको कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। वो जेल कहाँ पे था, रॉबिन आइलैंड पे, वो भी 28 साल के लिए, मतलब ज़िंदगी का आधा हिस्सा उनको जेल में बिताना पड़ा। ठीक है, तो ये जो नेल्सन मंडेला थे, इनका जो ड्रीम था, इनका ड्रीम क्या था, हैड ए ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन साउथ अफ्रीका व्हेयर ऑल द पीपल्स ट्रीटेड इक्वली। उनका यही सपना था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी गोरे लोग रहते हैं, जो भी ब्राउन कलर के लोग रहते हैं, यानी इंडियंस और एशियंस, और जो ब्लैक कलर के लोग रहते हैं, यानी नेटिव साउथ अफ्रीकन, ये सारे लोग इक्वली ट्रीट, इन सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और इन सारे लोग मिलके एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए जहाँ पे हर इंसान इक्वली ह्यूमन राइट होगा सबके पास, और सब लोग इक्वली अपने आप को महसूस कर पाएंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर कोई इक्वल होगा। तो ये था उनका सोच। यही सोच के साथ वो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ हो, एपार्थाइड रेजिम जो है उसके खिलाफ हो, और एपार्थाइड सिस्टम को जड़ से मिटा दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अपोज किया तो उनको क्या मिला, जेल मिला 28 साल के लिए। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ कैसे स्ट्रगल होना शुरू हुआ वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग 17th and 18th सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स। जैसे कि इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, ऐसे ही यूरोप से आया हुआ जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई किया था बाई फोर्स, हथियार दिखा के, डरा के, धमका के उसको ऑक्यूपाई किया था। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जस्ट लाइक दे डिड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका हु बिकेम द लोकल रूलर। यानी साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के बाद भी कुछ वाइट पॉपुलेशन, वाइट पीपल जो यूरोप से आए हुए थे, वो साउथ अफ्रीका के अंदर बैठ गया था और सेटल हो गए थे, और उन्होंने क्या किया, लोकल रूलर बन गए थे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, यही सारे चीज़ इस पहले पेज में लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में। पहले ये जो फोटो है ये नेल्सन मंडेला जी का है, और उनका जो विजन था वो पहले स्टैंजा में लिखा हुआ था, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इन्होंने दोनों डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा, पहले वाइट के खिलाफ, जब वाइट के पास से पावर चला गया, फिर ब्लैक जो डोमिनेशन था उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। ठीक है, ये सारे चीज़ उन्होंने किया, यही सारे चीज़ यहाँ पे पहले पेज में लिखा हुआ है, और स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड के बारे में भी पहले पेज में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो ये तो लोकल रूलर बन के बैठ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जब लोकल रूलर ऑफ साउथ अफ्रीका हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम को स्टार्ट करना चालू कर दिया, एपार्थाइड सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर के ऊपर बेस करके लोगों को भेदभाव करना। तो इनके हिसाब से इस एपार्थाइड, साउथ अफ्रीका के अंदर जो एपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसके हिसाब से लोगों को तीन स्किन कलर टोन में डिवाइड किया गया। पहला हो गया ब्लैक कलर, दूसरा हो गया कलर्ड, तीसरा हो गया वाइट। ब्लैक कलर मतलब जो नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनका स्किन टोन एकदम ब्लैक था, जो एकदम नेटिव पॉपुलेशन था साउथ अफ्रीका के, वो टोटल साउथ अफ्रीका जो पॉपुलेशन था उसका 3/4 पॉपुलेशन था जिनको ब्लैक बोला जाता था। अब आते उसके बाद कलर्ड,
कलर्ड मतलब मिक्स रेस, जो कि बहुत सारे लोग भारत से माइग्रेट किए थे साउथ अफ्रीका के अंदर काम के लिए, या ब्रिटिश लोगों ने उठा के एज ए स्लेव लेके गए थे कुछ काम करवाने के लिए, खेती बाड़ी करवाने के लिए। ये सारे लोग जो मिक्स रेस का थे, ये इसको कलर बोला गया, कलर्ड। और वाइट मतलब जो यूरोपियंस आए थे रूलर्स, ठीक है, इनको वाइट बोला गया। और इनको दे ट्रीट ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। यही वाइट लोग लोकल गवर्नमेंट बन के बैठ गए थे, लोकल रूलर बन के बैठ गए थे, और जो नॉन वाइट थे उनको एज ए इन्फीरियर ट्रीट करते थे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए तीन डिवीजन हो गया, ब्लैक कलर का, एक कलर्ड का जो मिक्स रेस का है, तीसरा वाइट का। तो ये जो ब्लैक कलर के लोग और कलर्ड जो मिक्स रेस का जो लोग है, इन लोगों को क्या था, इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। यानी अगर इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका के अंदर तो ये सारे लोग अब वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन 3/4 पॉपुलेशन किसका है, ब्लैक पीपल का, वही लोग वोट नहीं दे रहे हैं। और ये जो व्हाइट वाला पॉपुलेशन है, जो छोटा पॉपुलेशन माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, ये अपने अंदर वोट करके इस लोकल जो रूलिंग जो सिस्टम है, जो साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट बना के बैठ गए थे। जो रूलिंग जो पावर है साउथ अफ्रीका का, जो देश के रूल करने का जो पावर है, वो ग्रैब करके ये सारे वाइट वाले लोग जो संख्या में बहुत ही माइनर थे, वो लोग ग्रैब करके बैठ गए थे। अब देखेंगे ये जो एपार्थाइड सिस्टम, पार्टिकुलरली ये जो ब्लैक्स लोग थे, इनके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होता था, मतलब ज़्यादा कड़वा तरीके से इनके ऊपर एप्लीकेबल करते थे ये वाइट वाले। तो क्या था, पहला प्रॉब्लम क्या था, दे आर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। मतलब जहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर जिस जगह पे वाइट लोग रहते थे, उसके आसपास इन लोगों की रहने का परमिशन नहीं था। यानी ब्लैक लोगों की उनके आसपास रहने की परमिशन नहीं था। सेपरेटेड फ्रॉम वाइट और ब्लैक, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर जो ट्रेन था, जो बसेस थे, जो टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा, थिएटर, बीचेस, पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, ये सारे चीज़ वाइट और ब्लैक के लिए अलग अलग थे। मतलब जहाँ जिस ट्रेन, जिस बस, जिस टैक्सी को वाइट लोग यूज़ करते थे, उस टैक्सी, उस बस, उस ट्रेन, उस बीच में ये ब्लैक लोग नहीं जा पाते थे या तो यूज़ कर पाते थे। ये था दिक्कत, सारे चीज़ में भेदभाव था। और तीसरा क्या, ब्लैक कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज व्हेयर द वाइट वर्शिप। यानी ब्लैक क्रिश्चियन जो थे, वो लोग जिस चर्च के अंदर वाइट लोग पूजा पाठ करते थे, मतलब उस जगह पे जहाँ पे ये वर्शिप करते थे वाइट लोग, उस चर्च में ये लोग ब्लैक वाले लोग नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका जाने का परमिशन नहीं था। वो ये लोग उनका उसी जो वाइट लोग जिस चर्च में जाके पूजा पाठ करते थे, उसमें जाने का परमिशन इन लोगों को नहीं था। मतलब हर चीज़ में अपार्थाइड सिस्टम लागू होता था और हर चीज़ में भेदभाव होता था। और ज़्यादातर ब्लैक पीपल के ऊपर ये जो भेदभाव है वो ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करता था। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। फिर क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब 1950 आया, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम द ब्लैक्स एंड कलर्स एंड इंडियंस, जो मिक्स रेस के लोग थे, जो इंडियंस यहाँ से माइग्रेट हुए थे, और जो ब्लैक, ये सारे लोग मिलके इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिए थे। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ हम लोगों को लड़नी है। कौन कौन मिल गया इसमें, जो ब्लैक्स लोग थे वो, जो कलर्ड यानी मिक्स रेस के जो लोग थे वो लोग, और इंडियंस जो यहाँ से मिक्स रेस माइग्रेट हुए थे, इन सारे लोग मिलके अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना चालू कर दिए थे। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक। ये लोग सारे लॉन्चेस क्या लॉन्च कर दिए थे, प्रोटेस्ट, मार्चेस और स्ट्राइक। देखिए इन लोगों का जो पॉपुलेशन था, ब्लैक लोगों का था 3/4, उसके साथ लगभग 90% पॉपुलेशन ये आंदोलन करने चालू कर दिए थे, क्योंकि वाइट लोग जो थे उनके पॉपुलेशन कम था, इनके हिसाब से, इनके तुलना में बहुत ही कम था। फिर क्या, इन सारे लोग मिलकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम दिया, द ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। इसके अंदर कौन कौन आए, इसके अंदर आए मेनी वर्कर्स यूनियंस, जो लोग वर्कर्स कम्युनिटी से आते थे वो लोग इसके अंदर आ गए। और कम्युनिस्ट पार्टी, जो लोग मानते थे कम्युनिज्म का जो सोच है उसको जो मानते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी था साउथ अफ्रीका के अंदर, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए। और कुछ सेंसिटिव वाइट्स भी थे इनमें। देखिए हर गोरे तो बुरा है ऐसा तो नहीं हम बोल सकते, तो उनमें से कुछ अच्छे गोरे भी थे, अच्छे यूरोपियंस भी थे, जो लोग चाहते थे कि नहीं हम एक साथ मिल बांट के इक्वल राइट से रहेंगे, तो वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए थे। तो यानी
ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम दिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। और उसके साथ कौन कौन जुड़े? मेनी वर्कर्स यूनियन जुड़ गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सब जुड़ गए थे, और सेंसिटिव वाइट्स ये भी जुड़ गए थे। लेकिन सब मिलके तो जुड़ तो गए थे, 90% पॉपुलेशन भी साथ था, आंदोलन के साथ था। लेकिन ये बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ये इतना अत्याचार किया, बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया, टॉर्चर किया गया, फिर मार दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल डाइड। इसके चलते हज़ारों की संख्या में ब्लैक और कलर्ड पीपल डिटेंड हुए, टॉर्चर्ड हुए, और बहुत सारे लोग मर भी गए। तो ये इसको दबाने के लिए, सारे आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको सप्रेस किया गया ये वाइट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ये सारे कुछ जब चल रहा था, लेकिन देखिए जितना भी आंदोलन, जब आंदोलन एक बार तूल पकड़ लेता है, अब जितना भी अत्याचार कर लो, वो आंदोलन, वो जो विद्रोह है वो अपना रूप एक न एक दिन दिखाता ही है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो आंदोलन कर रहा था उनका संख्या बहुत ही ज़्यादा था, 90% पॉपुलेशन ही अगेंस्ट था वाइट गवर्नमेंट की। तो अब क्या हुआ? अब हम देखेंगे टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे धीरे धीरे ये आंदोलन कैसे वाइट गवर्नमेंट को नास्ता नबूद करके उसको अपने सत्ता से गिरा के फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ साउथ अफ्रीका को लेके गया। अब ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगा, और एज ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपार्थाइड हैड इंक्रीज। और प्रोटेस्ट ये एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा, मतलब बढ़ने लगा। प्रोटेस्ट भी उसका जो तीव्रता था वो भी बहुत ज़्यादा होने लगा धीरे धीरे करके। द वाइट गवर्नमेंट रियलाइज दैट नाउ दे कुड नॉट बी एबल टू सप्रेस द प्रोटेस्ट। देखिए धीरे धीरे करके अब वाइट जो गवर्नमेंट था, जो सप्रेस कर रहा था प्रोटेस्ट को, उसको धीरे धीरे समझ में आ गया इन लोगों का प्रोटेस्ट दिन बे दिन बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब तूल पकड़ रहा है। ऊपर से इन लोगों का पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा है। तो वो समझ गया है कि वाइट जो गवर्नमेंट है, इन लोगों के दिमाग में ये समझ गया है कि हम कुछ भी कर ले, अब ये प्रोटेस्ट सप्रेस हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा सॉफ्ट होकर क्या किया? इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस किए। सबसे पहले क्या चेंज किया वाइट गवर्नमेंट ने? उन्होंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और रिपील्ड। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी जो भी लॉज थे उनको कैंसिल कर दिया गया, उसको रिपील्ड कर दिया गया। फिर क्या? बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज लिफ्टेड। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जैसे कि ANC के ऊपर बैन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये सारे बैन उठा लिए गए, मतलब कैंसिल कर दिए गए। फिर रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड फ्रॉम मीडिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाओगे, गवर्नमेंट के जो भी बुरे काम है उसको छुपा लोगे, उसके बारे में आप टेलीकास्ट नहीं कर पाओगे, कि नहीं लिख पाओगे, ये सारे जो बैन थे ये सब उठा लिए। और 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को भी जेल से रिहा कर दिए। ठीक है, फाइनली क्या हुआ? फाइनली एट द मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 पे क्या हुआ? ए न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। यानी 26 अप्रैल 1994 में क्या हुआ? देश को, साउथ अफ्रीका देश को एक नया नेशनल फ्लैग मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ? द वर्ल्ड सॉ द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी। दुनिया के अंदर एक नया डेमोक्रेसी पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा साउथ अफ्रीका, जिसका नाम हुआ साउथ अफ्रीका। एंड ऑफ एपार्थाइड, उस दिन एपार्थाइड सिस्टम जो था वो खत्म हो गया, और वे फॉर्म ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट आगे जाके फॉर्म हुआ उसी दिन डिसीजन ये हो गया कि आगे जाके जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगा। यानी उसमें वाइट लोग भी रहेंगे और ब्लैक लोग भी रहेंगे, और बाकी जो कलर्ड और मिक्स रेशियल लोग हैं वो सब ने मिल के गवर्नमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देनी है। सिर्फ वाइट लोग गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये डिसीजन भी उसी दिन हो गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्या होता है? अब नेल्सन मंडेला जब वो 28 साल के बाद वो जेल से रिहा हुए। ठीक है, 28 साल के बाद वो जेल से रिहा हुए। क्या हुए? रिहा हुए। फिर क्या हुआ? वो रिहा होते ही वो पहली जो 1994 के बाद साउथ अफ्रीका के नया प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, वो पहला ब्लैक लीडर थे। ठीक है, उन्होंने ब्लैक लीडर साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना जेल से रिहा होने के बाद। और रिहा होने के बाद ही जब वो प्रेसिडेंट बना, पहला काम उन्होंने क्या किया? अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स। देखिए उनका दिल इतना बड़ा था, वो जब प्रेसिडेंट बने, वो उसका विजन देखिए,
वो बंदा ये समझ गया कि हमें अगर डेमोक्रेटिक वे में साउथ अफ्रीका को रन करना है तो हमें अगर व्हाइट की तरह हम अगर व्हाइट के खिलाफ कुछ काम करने लगे, व्हाइट के ऊपर अत्याचार टॉर्चर करने लगे, तो कहीं ना कहीं फिर से दुनिया हमको गलत समझेंगे और हमारे ऊपर फिर से प्रेशर आएगा। वो इतना विजनरी थे, उनको समझ में आ गया कि हम ऐसे जो काम व्हाइट ने किया है वही काम हम लोग नहीं कर सकते, मतलब वो करेंगे तो फिर से देश के ऊपर एक क्राइसिस आएगा। कि वो पहले आते ही बोल दिया कि जो उनके जो फेलो ब्लैक्स लोग थे, जो ब्लैक जिनको बोले जाते, तो उनको बोल दिया कि आप लोग पहले तो व्हाइट लोग जो लोग हैं वो हमारे ऊपर भले ही बहुत सारे टॉर्चर किए, हमें अत्याचार किए, हमें मारे, हमारे लोगों को किल किया, हत्या किया, लेकिन फिर भी हम पहले काम क्या करेंगे, वो पहला काम जो करेंगे हम सारे व्हाइट पीपल को हम फॉरगिव करेंगे, उसको क्षमा दे देंगे। क्योंकि अगर वो व्हाइट पीपल को क्षमा नहीं देते, मतलब फॉरगिव नहीं करते, तो फिर से क्लैश होता व्हाइट और ब्लैक के बीच में, फिर लोग मरते, फिर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं होता देश के अंदर। एक फिर से पहले व्हाइट का तानाशाह था, अब ब्लैक लोगों का तानाशाह बनता देश के अंदर। तो उन्होंने ये काम कर दिया कि हमें अब कोई तानाशाही, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, ना ब्लैक का ना व्हाइट का, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। उसका सोच नेल्सन मंडेला का सोच पहले से ही बहुत ज़्यादा विजनरी थे। अब उन्होंने क्या किया, पहला काम तो ये अपील करके सारे ब्लैक लोगों को शांत कर दिए। फिर क्या, दे सेड लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल, यानी सारे लोग जहाँ पे इक्वल रहेंगे ऐसा एक साउथ अफ्रीका हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ऑल रेसेस, मेन एंड वुमेन, सबको जो भी रेस से हो, कोई भी इंसान, वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, वो किसी भी रेस का हो, गोरे हो, काले हो, मिक्स हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हम सब इक्वल रहेंगे। फिर क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यू जो हम पहले चैप्टर में देखे, जो डेमोक्रेसी का जो सिंपल डेफिनेशन देखा, उसका जो 4-5 फीचर देखे, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, सारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको हम मानेंगे। और जो सोशल जस्टिस है, हर एक इंसान को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और ह्यूमन राइट्स हमेशा मेंटेन होना चाहिए। इस चारों चीज़ को मेंटेन करते हुए एक नया साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला बनाएंगे, ये उन्होंने बोला। फिर क्या हुआ, फिर अब देखिए, अब साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया कि अब नया साउथ अफ्रीका बनानी है, वो भी ऑल इक्वालिटी को रख के, डेमोक्रेटिक वैल्यू को सामने रखते हुए, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट को सामने रखते हुए। तो अब यहाँ पे 2 पार्टी है। देखिए, एक पार्टी कौन था, एक पार्टी जो रूल कर रहा था साउथ अफ्रीका को, जो ब्रूटली लोगों को मार के रूल कर रहा था, वो है व्हाइट्स। और एक पार्टी जो है वो अत्याचार सहन करके, फिर स्ट्रगल करके, फ्रीडम स्ट्रगल करके अपना पावर गेन किया, वो है ब्लैक्स। तो अब ये दोनों पार्टी एक साथ मिल बांट के बैठेंगे। सिचुएशन अजीब सा, देखिए, आमने सामने जो 2 लोग बैठे हुए हैं वो पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अभी देखिए, देखिए, कट्टर दुश्मन होने के बाद भी इन लोगों की विजन ये था कि हमें अब से एक अच्छा डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनानी है। इसीलिए सारे दुश्मनी भुला के ये 2 पार्टी एक साथ मिल बांट के बैठे और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, टू ड्रॉ अप एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लोग एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सारे जो रेसेस के लोग हैं वो सब इक्वल ट्रीट होंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रहेगा, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स मेंटेन होंगे। और ये बनाते बनाते लगभग 2 साल लग गया, लेकिन ये साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया। इतने सारे दिक्कत के बाद भी ये करके दिखाया उन्होंने। तो अब ये समझेंगे, देखिए, उन्होंने तो ये तो डिसीजन ले लिया कि हम लोगों ने एक साउथ अफ्रीका बनानी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मान्यता दिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ साउथ अफ्रीका को ज़रूरी है ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी है उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, क्योंकि हर जो देश जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मतलब नहीं है वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, व्हाई डू वी नीड, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ,
एक गुड एग्जाम्पल ऑफ वाई डू है, वो तो है, हमने बोल ही दिया कि साउथ अफ्रीका एक गुड एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे क्या क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिए साउथ अफ्रीका में हमने क्या देखा, दो ग्रुप बन गया, एक ऑपरेसर एक ऑपरेस्ड। एक ऑपरेसर मतलब जो ऑपरेस कर रहा था लोगों को, जो कि वाइट गवर्नमेंट है, वाइट लोग है, और द ऑपरेस्ड मतलब जो कि अत्याचार को सहन कर रहा था, उसके बाद फ्रीडम फाइट करके, फ्रीडम स्ट्रगल करके अपना पावर, अपना जो अधिकार है उसको हासिल किया। तो ये जो ऑपरेस लोग हैं ये कौन है, ब्लैक्स, कलर्ड और मिक्स रेस के लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्लान किया फॉर न्यू डेमोक्रेसी, मिलके बैठ के क्या प्लान किया, नया डेमोक्रेसी बनाएंगे, इसका प्लान किया। बट दे हैड ट्रस्ट इशूज, फियर फ्रॉम ईच अदर। देखिए जब दो कट्टर दुश्मन एक साथ बैठे एक नया चीज़ बनाने, एक नया डेमोक्रेसी बनाने के लिए, लेकिन जितना भी एक साथ बैठ ले, लेकिन अंदर ही अंदर, मन के अंदर एक ट्रस्ट इशू रहता ही है, क्योंकि ब्लैक लोग जो है वो सोच रहे हैं कि अगर वाइट लोग के पास फिर से पावर चला गया, ये लोग अगर फिर से अपार्थाइड सिस्टम चालू कर दिए और फिर से हमें मारने और ऑपरेस करने लगे तो हम तो फिर से प्रेशर में चले जाएंगे। अब वाइट, ये था ब्लैक लोगों की दिक्कत। अब वाइट लोगों की दिक्कत क्या था, वाइट लोगों की दिक्कत ये था, ये सोच रहे थे हम आज तक इन लोगों को मारे पीटे, इसको ऑपरेस किया, अब इनके पास पावर, पूरा पावर आ जाएगा तो ये लोग हमें फिर उल्टा, मतलब हमारे खिलाफ फिर से ना, जो हमने इसके खिलाफ जो अत्याचार किया वही अत्याचार ये लोग रिवेंज लेने के लिए हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना कर दे, हमें भी मारने पीटने ना लगे, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो ना छीन ले। ये सारे चीज़ वाइट लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो ये एक ट्रस्ट इशू दोनों के बीच में था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो ब्लैक भी चाह रहा था कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो, और वाइट लोग भी चाह रहे थे कि उनका जो प्रॉपर्टीज़, उनका जो भी ह्यूमन राइट्स, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो भी सेफ रहे। तो अब जाकर दोनों ने क्या किया, द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये ब्लैक लोग चाह रहे थे कि इसके बाद सारे डेमोक्रेटिक जो राइट्स है, प्रिंसिपल है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स सब मेंटेन रहे, और वाइट लोग चाह रहे थे उनके पास जो भी प्रिविलेज और प्रॉपर्टी थे वो सारे चीज़ प्रोटेक्ट रहे। तो अब ये सारे चीज़ दोनों एक साथ बैठ गए, दोनों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ट्रस्ट इशूज भी है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलके डेमोक्रेसी भी डिज़ाइन करनी है, उसको भी बनानी है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीज टू कॉम्प्रोमाइज़। तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ, बहुत दिन से नेगोशिएशन होने के बाद दोनों पार्टी, वाइट वाले और ब्लैक वाले, दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही कुछ करके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हमारा कुछ हम भी छोड़ेंगे, कुछ हम भी पकड़ेंगे, कुछ तुम भी छोड़ो, कुछ तुम भी पकड़ो कुछ, तो करके ऐसे एक नेगोशिएशन हुआ। तो वाइट लोगों ने एग्री क्या कर दिया, उन्होंने बोला जो द एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, 1 पर्सन 1 वोट, यानी उन्होंने बोला कि इसके बाद जो भी वोट होगा उसमें जो मेजोरिटी पार्टी जिस पार्टी को मेजोरिटी का वोट मिलेगा वो लोग रूल करेंगे साउथ अफ्रीका को, और 1 पर्सन मतलब एक लोगों का, हर एक इंसान का जो वोट का जो वैल्यू है उससे सिंपल वो इक्वल होगा। ये वाइट लोगों ने मान लिया। फिर क्या, बेसिक राइट्स ऑफ पुअर एंड द वर्कर्स, पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जो बेसिक राइट्स है उसको दिया जाएगा, ये वाइट लोगों ने मान लिया। अब ब्लैक लोगों ने क्या माना, ब्लैक लोगों ने ये बोला भले आप लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हो, लेकिन हम आपकी, ऐसी नहीं है कि मेजोरिटी रूल, अगर हम ही मेजोरिटी में 90% पॉपुलेशन ब्लैक है साउथ अफ्रीका के अंदर, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट जब बनेगा तो ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई भी अत्याचार करेंगे, ये नहीं होगा। हम आपको भी, मतलब वाइट लोगों को भी इक्वल राइट्स और इक्वल जो हिस्सा है वोटिंग में सब कुछ देंगे, ठीक है। ये ब्लैक लोगों ने मान लिया। और मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट्स, और मेजोरिटी गवर्नमेंट कभी भी ब्लैक लोगों की वाइट लोगों की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। ये सारे चीज़ दोनों तरफ से कुछ चीज़ मान लिया गया। तो ये सारे चीज़ अब मुंह से तो हम लोग मान लिए, ब्लैक वाले भी बोल दिया, वाइट वाले भी बोल दिया, लेकिन मुंह के बातों को उतना ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब क्या चाहिए, एश्योरेंस चाहिए। जो चीज़ ब्लैक ने बोला बाद में ये ब्लैक वाले मुकर ना जाए, जो चीज़ वाइट ने बोला ये वाइट वाले बाद में मुकर ना जाए, ये चीज़ एक जगह पे डॉक्यूमेंटेशन तरीके से रहना चाहिए। इसीलिए ओरल एश्योरेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए द ओनली वे वाज रूल्स एंड द लॉज मस्ट बी रिटन डाउन सो नो वन कैन इग्नोर द रूल्स इन फ्यूचर। तो ये डिसीजन लिया गया कि देखिए जो हम लोग मान रहे हैं, जो रूल हम लोग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए कि बाद में जाके कोई भी इस रूल से मुकर ना पाए, ठीक है।
तो इसी सोच के साथ क्या बनाया गया, तो बेसिक रूल्स वर रिटेन, सो नेम दैट रूल्स बुक वाज कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम बुक ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। यानी इसी सारे जो एसुरेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया उसको एक तरीके से रिटन फॉर्म में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साउथ अफ्रीका की। और बाद में जाके ना वाइट वाले ना ब्लैक वाले इस सारे रूल को अगर इस रूल से मुकर नहीं सकते थे, तो ये रूल बनाया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको सुप्रीम बुक ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका बोला गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ऐसे करके साउथ अफ्रीका के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हुआ और उसके बेस में साउथ अफ्रीका के अंदर नया डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठा किया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मान्यता देना है, उसको मानना है, उसको एक सुप्रीम लॉ बनानी है। क्योंकि बाद में जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक देश के अंदर जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो कोई रूल तोड़ना चाहते हैं नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उसको रूल करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहेगा उसी हिसाब से उसको देश चलानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हर एक देश के लिए ज़रूरी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रहा है वो अपना मनमानी ना कर पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ लिए। साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना ये बहुत जानना ज़रूरी है। और साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल से हम ये भी समझ लिए क्यों हर एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे तैयार हुआ। अब साउथ अफ्रीका से हम शिफ्ट करके भारत में आएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे साउथ अफ्रीका वो तो हम देख लिए, एवरी कंट्री को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ए सुप्रीम लॉ बुक फॉर गवर्नमेंट एंड कंट्रीमैन, क्योंकि इसी लॉ बुक के हिसाब से देश के गवर्नमेंट भी चलेगा, देश के जो लोग हैं वो इसी लॉ बुक को फॉलो करके चलेंगे। तो अब ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या क्या चीज़ गारंटी करता है? इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी जो हमने देखा व्हाइट और ब्लैक ये लोग एक साथ इसीलिए रह पाए क्योंकि एक रिटन लॉ बुक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ये दोनों लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा करके एक साथ रहना चालू कर दिए थे। ऐसे भी इंडिया के अंदर भी इतने सारे हम लोगों के अंदर डाइवर्सिटी है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट का खान पान अलग है, उसका ड्रेसअप अलग है, उसका जियोग्राफी अलग है, फिर गुजरात का अलग है, ऊपर कश्मीर का अलग है, नीचे कन्याकुमारी अलग है, ऊपर इस साइड में बंगाल अलग है, तमिलनाडु अलग है। तो ये सारे लोग अलग होते हुए भी लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का सुप्रीम लॉ बुक है उसी के ऊपर भरोसा करके एक साथ हम लोग रहते हैं। तो क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के बीच में क्या करता है, एक ट्रस्ट जनरेट कर देता है, एक कोऑर्डिनेशन, एक ट्रस्ट हर इंसान के बीच में जनरेट कर देता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा क्या, शो द वे हाउ ए गवर्नमेंट विल वर्क एंड यूज़ देयर पावर। तो गवर्नमेंट कितना अपना पावर यूज़ करेगा, किस तरीके से करेगा, कितना लोगों के ऊपर वो अपना पावर को यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा रहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानते हुए कोई भी काम गवर्नमेंट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ऊपर से जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ लेगा। फिर क्या, फिर लिमिट डाउन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स द राइट ऑफ द सिटीजन। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ गवर्नमेंट, कितना पावर है एक गवर्नमेंट के पास, रूलिंग गवर्नमेंट के पास, वो बोल देता है। अपोजिशन पार्टी के पास कितना पावर है वो भी बोल देता है, और सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंस्पायर पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा किताब है जो लोगों को भी इंस्पायर करता है कि आप ऐसे सोसाइटी बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस सोसाइटी का रास्ता दिखा रहा है। तो इन सारे चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो अंत में हम क्या नोट बनाएंगे, ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। मतलब हर एक कंट्री की जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं हो कि हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जैसे कि चाइना के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, लेकिन ये सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी मान लीजिए भारत, उधर से यूएसए, यूरोप के बहुत सारे कंट्री,
जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन सारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है होता ही है एक कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए बोला जाता है ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शिफ्ट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो अब सबसे क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए ईजी जॉब, जिसको हम पॉसिबल किए। इंडिपेंडेंस मिला हमें 15 अगस्त 1947, आज से 79 ईयर्स पहले। आज का दिन भी है 15 अगस्त, और आज से 79 ईयर पहले हमें आज़ादी मिला 1947 में। तो जब आज़ादी मिला उस टाइम भारत के सामने चैलेंजेस क्या क्या था। एक नया देश पैदा होते ही वो क्या फेस किया, इंडिया इज़ ए वास्ट और डाइवर्स कंट्री, ये तो विशाल देश है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि हर एक देश के अंदर इतने सारे डाइवर्सिटी है, हर जगह का जियोग्राफी अलग है, हर जगह के लोगों की सोच, कल्चर, ड्रेस, भाषाएं, हर चीज़ अलग है। तो इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए कैसे होगा, कैसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए कि हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। तो इसीलिए एक वास्ट कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत ही टफ जॉब होता है। फिर क्या, हमारा देश का जब जन्म हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947 में, वो क्या एक ब्लडी पार्टीशन के थ्रू हुआ। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बहुत लोगों की जाने गई। पाकिस्तान की तरफ से हिंदू और भारत आ गया, भारत की तरफ से कुछ मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में बहुत मारकाट हुआ, बहुत लोगों की मौत हुई। यहाँ पे बंगाल के तरफ भी हुआ दिक्कतें, उधर पंजाब की तरफ दिक्कतें हुआ, बहुत लोगों की जाने गई। तो हम जब पैदा हुए वो एक ब्लडी पार्टीशन के थ्रू, मतलब एक तकलीफ झेल के उठे ही थे, आज़ाद होने ही वाले थे, तो उसमें भी तकलीफ़ मिला हमें। तो ये चैलेंजेस तो पहले से था। फिर अबाउट 10 लाख पीपल डाइड ऑन बोथ साइड, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के टोटल 10 लाख लोग मारे गए थे। फिर क्या, प्रिंसली स्टेट हैड चॉइस वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और नॉट। देखिए, इंडिया जब आज़ाद हुआ तब जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के पास था वो डायरेक्ट इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया। जब पार्टीशन हुआ तो बाकी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उस टाइम बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे जो राजा के द्वारा शासन किया जाता था, वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही थे, लेकिन एक सेल्फ रूल्ड, एक तरीके का सेल्फ रूल्ड प्रिंसली स्टेट थे। तो इन सारे स्टेट के पास ये ऑप्शन था, वो चाहे तो इंडिया के साथ जुड़ सकता है, या तो इंडिपेंडेंट रह सकता है, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकता है। तो इन सारे को एक साथ जोड़ के फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ये सब चैलेंजेस, ये सारे 4 चैलेंजेस भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे उनके सामने था। ठीक है, जो कि देखिए हम लोगों का चैलेंज लगभग साउथ अफ्रीका जैसा ही था, लेकिन साउथ अफ्रीका में दोनों ग्रुप थे, लेकिन हमारे चैलेंज थोड़ा अलग थे, क्योंकि हमारा पार्टीशन हुआ, उस वजह से जो चैलेंजेस सामने आया उसी को लेते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे वो लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे करके हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, द पथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, इसमें होচ্ছে डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, जितना भी डिफ़िकल्टीज था हमने डिस्कस किए, ये सारे डिफ़िकल्टीज रहने के बाद भी हम लोगों के पास एक एडवांटेज था। ये एडवांटेज क्या था, हम लोगों के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनके पास एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज क्या था, देखिए, हम लोगों को साउथ अफ्रीका की तरह दोनों पार्टी को एक साथ बैठना नहीं पड़ा, वाइट और ब्लैक को। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब हम लोग आज़ादी मिला तो उसके बाद हम सब लोग क्या थे, भारतीय थे, इंडियन्स थे। चाहे भले ही हम लोगों का लैंग्वेज, कल्चर्स, रेस अलग हो, कोई तमिल हो, कोई बंगाली हो, कोई नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हो, भले ही हम लोगों की कल्चर, पूजा पाठ का तरीका, लैंग्वेज अलग हो, लेकिन हम लोग जब आज़ाद हुए तो एक ही हम लोगों का आइडेंटिटी बना, वो है हम लोग इंडियंस थे। ठीक है, तो जब ये आइडेंटिटी बनता है तो यहाँ पे सारे लोगों को एक साथ बैठने की, मतलब दो पार्टी को एक साथ बैठ के मिल बांट के बात करके कुछ डिफाइन नहीं करना था, क्योंकि हम लोग सब लोग भारतीय थे। तो और उस टाइम जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उसमें भी हर जगह से लोग आए हुए थे, मतलब नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, सारे जगह से लोग वहाँ पे थे। तो हमें कॉन्सेंसस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी डेमोक्रेटिक इंडिया की, ये हमें डेमोक्रेटिक इंडिया बनानी है, क्योंकि हमें जब आज़ादी मिला तब से हमको मालूम ही है हम डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने के लिए 200 साल से आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमें ये नहीं करना था कि सबके बीच में ये कॉन्सेंसस बनानी है कि हमें डेमोक्रेटिक इंडिया बनानी है, ये सबको मालूम था।
हमें इसको लेके कोई भी डिस्कशन नहीं करनी पड़ी साउथ अफ्रीका की तरह। हमें जब आज़ादी मिला हम पहले से ही कन्फर्म थे कि हमें आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। वो चीज़, वो जो सोच है डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने की जो सोच है, ये सोच हमें जब हम 200 साल से 400 साल से जब आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे उसी के दौरान हमारे अंदर जनरेट हो चुका था, हमारे अंदर ये सोच इवॉल्व हो चुका था जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेटिक इंडिया बनानी है। तो अब हम क्या देखेंगे, एज फार बैक इन 1928 में 1928 में क्या हुआ था, जो मोतीलाल नेहरू और 8 और भी लोग कांग्रेस की लीडर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही ड्राफ्ट कर दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ड्राफ्ट बना लिए थे। तो 1931 आते आते क्या हुआ, द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर एक साल भारत के इम्पोर्टेंट शहर के अंदर, जब भारत ब्रिटिश राज के अंदर था उस टाइम एक सेशन होता था हर एक साल। तो उस टाइम कराची भारत के अंदर ही था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तब पार्टीशन हुआ नहीं था, एक ही था। तो कराची में जो सेशन हुआ था उसमें क्या था, डेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो वहाँ पे इंडिया, जब इंडिया आज़ाद होगा उसके बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा होगा उसके ऊपर भी बात किया गया था। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स आर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ। तो ये जो डॉक्यूमेंट था जहाँ पे इस कराची सेशन में जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था और मोतीलाल नेहरू और 8 लोग कांग्रेस जो 8 अलग और भी लीडर्स मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाए थे, इन दोनों डॉक्यूमेंट में क्या था, एक चीज़ कॉमन जो कमिटेड था, 3 चीज़, वो क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी 18 साल के ऊपर के लोग यहाँ पे वोट देंगे सरकार चुनने के लिए और हर एक वोट का कीमत सेम होगा यानी इक्वल होगा। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हर एक इंसान को राइट टू फ्रीडम है और इक्वालिटी उसको मिलेगा। और प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी राइट्स, भारत के अंदर जो भी माइनॉरिटी समाज है उनको इक्वल राइट दिया जाएगा, उसका राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये सारे चीज़ इन दोनों ड्राफ्ट में था, इन 2 डॉक्यूमेंट में था। दिस ऑल बेसिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारे जो वैल्यूज़ है ये सारे लीडर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला था, उसका जो डिज़ाइन करने वाला था, वो भी उनके लिए भी ये सारे जो चीज़ है उनको भी मंजूर था, ये सारे पॉइंट उनको भी मंजूर था, ठीक है। ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम देखेंगे ये जो वोटिंग राइट के ऊपर जो बात चल रहा था कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाएगा। तो देखिए वोटिंग का जो सिस्टम है इसके साथ पहले से ही भारत के लोग परिचित था, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल में था कुछ जगह पे वोटिंग राइट्स ओनली फ्यू इंडियंस को दिया गया था। ऐसे हर लोग वोट नहीं दे पा रहे थे उस टाइम। जो रिच इंडियंस थे, जो ब्रिटिश के साथ उसी लेवल के डेवलप कर लिए थे, उनको जो रिलेशन ब्रिटिश लोगों के साथ अच्छा था, तो उनको कुछ जगह पे वोटिंग राइट दिया गया था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1937 में एक बार वोट हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, असेंबली चुना गया था। तो ये जो वोटिंग का जो प्रोसीड्योर है इसके साथ भारतीय लोग पहले से ही परिचित थे, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार होने वाला था, ठीक है। और दिस वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये सारे जो गवर्नमेंट 1937 में हुआ था वो सारे गवर्नमेंट उतना डेमोक्रेटिक था नहीं, क्योंकि उसमें हर इंडियन वोट नहीं डाल पाए थे। जो चुने हुए गिने चुने जो इंडियंस हैं जो ब्रिटिश के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते थे वो लोग वोट दिए थे। और बट द experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them। तो ये जब लेजिस्लेचर असेंबली तैयार हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस लोगों ने काम किए थे, कैसे वोट होता है, कैसे असेंबली फॉर्म किया जाता है, ये सारे एक्सपीरियंस इंडियंस को हुआ था। 1937 का जो वोट हुआ था वहाँ से लेजिस्लेटिव जो वोट हुआ था, लेजिस्लेचर और मिनिस्टर जो चुने गए थे इलेक्शन के द्वारा, तो पहले से इंडियंस को ये एक्सपीरियंस था। तो अब ये सारे एक्सपीरियंस बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जब कैसे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को चलाया जाता है, वो एक्सपीरियंस पहले से ही इंडियंस के पास था, क्योंकि वो ब्रिटिश एरा के टाइम में काम किए थे। तो
तो ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ भारत के लिए, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। फिर क्या, मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्योर्स एंड लॉज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, ब्रिटिश का हज़ार गलत चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ है वो रूल कानून कायदे बहुत ही अच्छे बनाते थे। तो हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे एक्ट को भी, जो अच्छे एक्ट थे, उसको ले लिए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसी के हिसाब से कैसे इंस्टीट्यूशन को चलाए जाएंगे, उसका डिटेल प्रोसीड्योर लॉज सारे कुछ लिए थे। तो हमें थोड़ा सा आसानी हो गया था। तो ये है जो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम में जो सुविधा हमें मिला, वो ये था कि ब्रिटिश एरा में कुछ काम हम लोग किए थे, उसका एक्सपीरियंस था। और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, उसका जो उसके अंदर जो भी अच्छे क्लॉज लॉज जो भी थे, हम लोग उससे कुछ जो भी अच्छे थे हम लोग ले लिए थे। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा मदद मिल गया था। फिर क्या, मेनी पोर्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेकन, हम ज़्यादातर 60 to 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ज़्यादातर हिस्सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 60 to 70% लिए, लेकिन बाकी ये छोड़ के भी फ्रेंच, USA, रशिया, ब्रिटेन, इन सारे देशों का जो उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो भी अच्छे अच्छे क्लॉज लॉज जो भी थे, जो डिटेल प्रोसीड्योर थे, उन सब को जहाँ जहाँ अच्छा लगा हमें, हम उनसे कॉपी किए, जो कि एडप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। तो अब हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी जो लोग डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। यानी द ड्राफ्टिंग, उसका डेफिनेशन क्या है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको कौन कौन लोग बनाएंगे, इसके लिए भी इलेक्शन हुआ था। ठीक है, उनमें से जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था, इन सारे लोगों का एक टीम बना। उसी टीम को, इस टीम का काम क्या था, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, उसी टीम को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर क्या, जुलाई 1946 आ गया। उस टाइम में क्या था, उस टाइम में इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। देखिए, भारत को आज़ादी मिला 1947 में, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने वाला है ये 1-1.5 साल पहले से ही मालूम पड़ गया था। ब्रिटिश लोग भी अनाउंस कर दिए थे कि थोड़ी दिन में आपको आज़ादी मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन रहेंगे, उसका जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन जुलाई 1946 में ही हो गया था। उसमें पहला मीटिंग जो हुआ था 1946 दिसंबर में हुआ था। उसके बाद पार्टीशन हो गया और इंडिया और पाकिस्तान बन गया। तो अब पाकिस्तान के बारे में तो हमें बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो अलग हो गया, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने इंडिया के बारे में। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे, 299। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिए थे 26/11/1949 के अंदर। तो इस डेट तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26/11/1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। उसका ड्राफ्ट बन के एकदम फाइनल हो गया था। ठीक है, लेकिन कम टू इफेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट हुआ। और इसी डेट को हम लोग एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि रिपब्लिक डे करके इसी दिन को हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं, भारत को जब कॉन्स्टिट्यूशन मिला तब जाके भारत ऑफिशियली एक डेमोक्रेसी बना, यानी गणतंत्र बना। तो इसीलिए भारत को उस दिन को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। ऐसा तो भारत का जो सोच था, वो आज़ादी के बाद ही हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे, ये सोच तो था। लेकिन जब तक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, तब तक ऑफिशियली हम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते थे कि हम डेमोक्रेसी है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए कि हम एक डेमोक्रेसी है। इसीलिए, और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, जहाँ पे प्रजाई अपना उनको कौन शासन करने, जो रूलिंग पार्टी है उसको, कौन देश को चलाने वाला है, कौन रूल करने वाला है, उसको चुनता है। इसीलिए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, तो इसी दिन को इसीलिए हम लोग एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्या, अब हम देखेंगे कि देखिए, किताब के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे चीज़ किताब के अंदर लिखा हुआ है, और डिटेल में और भी कुछ इफेक्ट कुछ
लाइन है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शायद एक्स्ट्रा हो सकता है किताब के अंदर, लेकिन जो मैंने जो नोट्स बनाया ये सारे नोट्स किताब से लिया हुआ है, मतलब मेन पॉइंट जो है वही मैं लेके रखा हूँ नोट्स के अंदर, क्योंकि यही है समरी, मतलब किताब के अंदर जो भी लिखा हुआ है वही उसका जो मेन समरी है वही मैं नोट के फॉर्म में लिखा हूँ। तो अब हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने जब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किस किस वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो तब हमने दो रास्ते चुने। दो रास्ते में पहला रास्ता क्या था, द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी जी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी और जो B.R. अम्बेडकर जी, इनके जो व्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर जो व्यूज़ थे इनके व्यूज़ को फॉलो करना एक रास्ता था। दूसरा रास्ता क्या था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपना क्या फिलोसफी को बयां करना चाहता है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है दुनिया के लिए और भारत के लोगों के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए, जो इसका एक अलग ही फिलोसफी होगा, अलग ही सोच होगा कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये दो रास्ता हमने फॉलो किया। एक में हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो जो बड़े बड़े लीडर थे, महात्मा गांधी जी, B.R. अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जो बातें थे, इनके जो विजन थे, इनको हमने इनपुट किए, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप उसका जो सोच है, उसका जो फिलोसफी है, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो सबसे पहले हमने महात्मा गांधी जी का क्या क्या बात हमने इसमें एक्सेप्ट की, इसमें डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका कौन विजन, क्या क्या विजन हमने एडप्ट किया। पहले तो महात्मा गांधी जी के हिसाब से नो अपर क्लास नो लोअर क्लास, समाज के अंदर कोई भी अपर क्लास कोई भी लोअर क्लास नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हर इंसान का इक्वल राइट होगा, इक्वल ह्यूमन राइट होगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा, इक्वल सोशल राइट होगा। तो ये जो चीज़ है नो अपर और नो लोअर कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है। फिर क्या, परफेक्ट हार्मोनी। आप किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रेस से हो, आपका लैंग्वेज कोई भी हो, आपका लैंग्वेज अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपके हर इंसान के अंदर एक परफेक्ट हार्मोनी होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। फिर क्या, नो अनटचेबिलिटी। ये जो आज़ादी के पहले जो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, इसका जो कल्चर था कि जो निचले जाति के लोग हैं उसको ऊपर के जाति के लोग छूते नहीं थे, और ऊपर के जाति के लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे निचले जाति के लोग बच्चे नहीं स्कूल जा पाते थे। जहाँ पे ऊपर के लोगों के बच्चे जहाँ पे पढ़ते थे अपर कास्ट की, तो वहाँ पे लोअर कास्ट के बच्चे को जाना अलाउ नहीं था। फिर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये सारे जो चीज़ थे, ये सारे जो ख़राब चीज़ थे, इनको बंद होना चाहिए था। ये गांधी जी का सोच था। तो वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि नो अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो भी प्रैक्टिस करेगा वो क्राइम, एज ए क्राइम उसको दिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या, मेन एंड वुमेन विल एंजॉय सेम राइट। जैसे कि देश के अंदर आदमी हो और औरत हो, दोनों एक ह्यूमन राइट एंजॉय करेंगे, एक ही राइट एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये सारे सोच थे महात्मा गांधी जी का। तो ये सारे सोच को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, ठीक है। अब आते हैं B.R. अम्बेडकर जी की बातों में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी वही बोला कि इक्वालिटी इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। इंसान अपर कास्ट की हो, मिडिल क्लास की हो, लोअर कास्ट की हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रेस का हो, उनको एज ए इंडियन इक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट लाइफ में मिलेगा। फिर क्या, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। आप लड़का हो, लड़की हो, आप औरत हो, आदमी हो, आप गोरे हो, काले हो, आप लंबा हो, नाटा हो, कोई भी हो, आप कोई किसी भी रेस से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तमिलनाडु से, बंगाल से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, कश्मीर से हो, लेकिन अब कोई भी हो, हर एक इंसान का एक ही वोट होगा और एक ही वोट का, उस एक वोट का इक्वल वैल्यू होगा, ठीक है। ये था B.R. अम्बेडकर जी का सोच। और रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल वे। जैसे कि प्रैक्टिकल वे में देखिए, हम ज़्यादा कुछ लेके बैठ जाएंगे। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे कि हमने 370 हटाया, 370
जब ज़रूरत था तब 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, लेकिन आज के टाइम में 370 कश्मीर की जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना उस डेवलपमेंट के रास्ते में एक अड़चन था, एक बाधा था, तो उसको हटाना ज़रूरी था। इसीलिए हम आज के टाइम के हिसाब से 370 को हटा दिए। तो ये चीज़ हमारे B.R. अम्बेडकर जी की सोच में था कि रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल वे, जो प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस बैठ गए तो हम जो पहले मानते थे वही मान के बैठ जाएंगे, जो लिखा है उसको ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आज के सिचुएशन कोई और चीज़ डिमांड कर रहा है, कुछ सुधार डिमांड कर रहा है, तो उसको हम करना चाहिए। और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अमेंड होने की जो राइट है वो पार्लियामेंट को देता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे सोच भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले। और ऊपर से जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बोला था अपने स्पीच में आज़ादी के बाद कि एक बड़े ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इक्वल राइट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ उन्होंने जो भी बोला था कि जब इंडिया को आज़ादी मिला तब उन्होंने ये अनाउंस किया कि जब बड़े जमींदारी के साथ बड़े काम भी आते हैं। जब आपको आज़ादी मिला, कॉन्स्टिट्यूशन जब बने, तो एक दायित्व भी लेना चाहिए लोगों को भी। ये सारे चीज़, ये जो सोच है, ये लोगों को भी क्या करना चाहिए देश के लिए, देश का क्या सम्मान होना चाहिए, फिर पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टी को देश के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे जो सोच है, ये सारे चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। अब हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का फिलोसफी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहना क्या चाहता है लोगों को, अपने जनता को, अपने लोगों को, अपने सरकार को और दुनिया को क्या कहना चाहता है। हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है। देखिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी जो है वो हम वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। एक तरीके से हम लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो वैल्यूज़ हमने उस फ्रीडम स्ट्रगल से जनरेट किया है, उस वैल्यूज़ को हम समझाना चाहते हैं। एक हो गया ये। दूसरा क्या, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो बेसिक वैल्यू है, उसी में लिखा गया है। जो फिलोसफी, अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी अगर एक पेज में हमें जाननी है, तो अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसी को पढ़ ले तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफी हो वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स है, इसमें जो भी लिखा गया है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, मतलब पहला वाला पेज, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफी है वो एक ही पेज में आसान तरीके से, आसान भाषा में लिखा गया है। तो वो सारे बेसिक वैल्यूज़ क्या है, एक हो गया सॉवरेन, अच्छा, फिर हो गया सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यानी सॉवरेन मतलब पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत देश का जो टेरिटरी है, ऊपर से नॉर्थ से कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, इधर गुजरात से अरुणाचल तक, उधर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये सारे जो भारत के टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कौन है, सुप्रीम है भारत के जो सरकार है, जो जनता जिस सरकार को चुना है वही सरकार। सारे डिसीजन जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फॉरेन पॉलिसी का जो भी डिसीजन होगा, ये हमारे गवर्नमेंट लेंगे। कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा वाला देश हमारे ऊपर कोई डिक्टेट नहीं करेगा इस टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया सॉवरेन। भारत एक सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब ये है वेल्थ इज generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economical inequalities. यानी गवर्नमेंट कोशिश ये करेगा कि सोसाइटी के अंदर जितना भी इनइक्वालिटी है, वेल्थ को लेके, मनी को लेके, अर्थ को लेके, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको जितना हो सके कम किया जाए। यानी जो गरीब है वो गरीब ही रहे और जो अमीर है वो अमीर ही बनता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब को भी हमें धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको अमीर बनने के जो रास्ता है उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो इसे बोलते सोशलिस्ट। यानी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, देखिए भारत के अंदर आज के टाइम में प्योर सोशलिस्ट फॉर्म यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर सोशलिस्ट में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ओन करता है और उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो इक्वल तरीके से हर इंसान के बीच में डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये पूरा फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें
कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। जो बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर उसी का मेहनत हम सब में इक्वली डिवाइड कर दे, जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए तो आसान हो जाएगा, कुछ ना करते हुए उसको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते। ये जो सोशलिस्ट का जो सोच है, हम इसको थोड़ी सी घुमा के यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हर इंसान को इक्वल मौका देंगे कि वो गरीब से अमीर बने। और अगर जो इनइक्वालिटी है उसको, अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत जगह पे रिजर्वेशन भी देता है, इकोनॉमिकल फंडिंग भी देता है, डायरेक्ट लोगों को पैसा देता है। जो गरीब लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जाता है, जो ज़्यादा इनकम करते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ये सारे सुविधा देते हुए हम एक सोशलिस्ट सोच मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हो गया, सेकुलर मतलब यहाँ पे हर एक कंट्री मतलब सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन हो, आप हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, आप अपना जो फेथ है उसको आप इक्वल तरीके से फॉलो कर सकते हो। भारत का कोई राष्ट्रीय स्टेट रिलीजन नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। फिर है डेमोक्रेटिक उसका मतलब तो हमने पहले ही जान लिया। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की शासन, जो आम लोग हैं उनका शासन, मतलब वही अपना गवर्नमेंट को वोट देके चुनेंगे। यानी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब यहाँ पे जो रिपब्लिक है, भारत मतलब रिपब्लिक देश हम उसी को बोलेंगे जिस देश का जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ जो पर्सन होता है, जो स्टेट के लिए हाईएस्ट होता है, द हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो हमारे हेड ऑफ जो स्टेट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये भी इलेक्टेड कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट होके ही। हालांकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है, लेकिन इनको चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। तो ये जो एमएलएस और एमपी को चुनते हैं हमारे आम जनता। तो इसीलिए घुमा के अगर हम देखें, इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू हम लोग हमारे जो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसीलिए जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, मतलब चुना जाता है वोटों से, उस देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। तो भारत इसीलिए एक रिपब्लिक यानी प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक देश हुआ, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, फिर क्या है जस्टिस हमें क्या होता है, सिटीजन कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। सोशल इन इक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। यानी सोशल लेवल पे हमें हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, वो उसका रिलीजन, कास्ट, जेंडर कोई भी हो, उसको एज ए इक्वल हमें ट्रीट करना है। और सोसाइटी के अंदर जो भी कमज़ोर क्लासेस है, जो भी बहुत ही डिप्राइव्ड क्लास है, उनको अलग से हेल्प देनी है, क्योंकि उसको सोशल जस्टिस मिल पाए। तो ये है हमारा 6 नंबर का वैल्यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे लिबर्टी क्या है। लिबर्टी मतलब देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, व्हाट दे विश, व्हाट टू एक्सप्रेस। तो लोग क्या सोचते हैं, हर एक इंसान की अपनी सोच होता है, उस सोच को उसको एक्सप्रेस करने का फुल राइट होना चाहिए। वो जिस धर्म के बारे में सोचता है, कोई टॉपिक के ऊपर उसका सोच क्या है, उसको एक्सप्रेस, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता है तो उसको बोलने का भरपूर राइट है। तो ये होता है लिबर्टी। उसका सोच जो है उसके ऊपर हम कोई भी दबाव नहीं डाल पाएंगे, वो अपना सोच बाहर अपने तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, फिर एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। ठीक है, वो अपना थॉट एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और उस थॉट को उसको थॉट को ऐसे इस्टेब्लिश करने के लिए जो करना है वो कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो मेरा जो थॉट है उसके पीछे मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं धीरे धीरे करके स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा और अपना भी जो एजुकेशन है, अपना जो पढ़ाई है उसको और एनहांस करूँगा। धीरे धीरे करके हम एक अच्छे टीचर बनेंगे। चाहे मेरा बैकग्राउंड कुछ और हो, मैं कुछ दूसरा काम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टीचर भी बनूँ। तो ये सोच मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ, और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो कोशिश मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये इसे बोला जाता है लिबर्टी। यानी मैं अगर कुछ और चीज़ के ऊपर पढ़ाई किया हूँ, मतलब मेरा डिग्री कुछ और टॉपिक के ऊपर है, लेकिन मैं कुछ और भी कर सकता हूँ।
मैं चाहूँ तो मैं जर्नलिस्ट भी बन सकता हूँ, ठीक है। ये जो कुछ अच्छा करने की जो लिबर्टी होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। फिर क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, हर इंसान को इक्वल माना जाएगा और ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने हर इंसान इक्वल है, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हो और एक जूता सिलने वाला हो, या तो एक मिठाई की दुकान चलाने वाला हो, या तो एक चाय बेचने वाला हो, या तो बहुत बड़े बिजनेस घर का बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, देश की कानून के सामने हर इंसान इक्वल होगा। इसे बोला जाता है इक्वालिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है, ठीक है। फिर हो गया फैटर्निटी। फैटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ऑल ऑफ अस शुड behave as if we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. जैसे कि हमारे देश में दिक्कत ये है कि हम बहुत सारे जो हम अपने से जो भी कमज़ोर होते हैं उसको ऐसे इन्फीरियर काउंट करते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो फैटर्निटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बोल रहा है, गवर्नमेंट को तो बोल ही रहा है, ऊपर से जो आम लोग हैं वो भी उसको भी बोला जाता है, उनको भी बोल रहा है। लेकिन देखिए हमारे सोसाइटी में क्या होता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से कोई बंदा दिल्ली में आ गया या तो बम्बे में काम करने के लिए आ गया, हम उसको एज ए चाइनीज़ काउंट करते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, मुँह के ऊपर बोल देते हैं कि तुम तो चाइनीज़ की तरफ दिखते हो, लेकिन वो इंडियन है, चाइनीज़ नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एक इन्फीरियर समझते हैं और इन्फीरियर करके काउंट भी करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा बंदे इंडियन आर्मी को सर्व करता है और इंडिया के लिए मर मिटते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इतना कम, मतलब हमारे बाकी स्टेट में जितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होना चालू हो चुका है, लेकिन उससे पहले नॉर्थ ईस्ट इतना डिप्राइव्ड एरिया था, फिर भी वहाँ के लोग भारत के लिए मरते थे, एक तिरंगा के लहराने के लिए चाइना से भिड़ गए थे। तो हम उसे ही इन्फीरियर दिखाते हैं। जब उस वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट, कोई बंदा यहाँ पे मतलब मेनलैंड मतलब ये दिल्ली वगैरह, कोलकाता, जो बॉम्बे, हैदराबाद, जो बड़े शहर में पढ़ने के लिए आते हैं या तो काम करने के लिए आते हैं, तो वहाँ के लोग उसको एज ए चाइनीज़ करके चिढ़ाते हैं, यानी उसको इन्फीरियर दिखाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके का क्राइम है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये परमिशन नहीं देता है कि उसके जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उसके ऊपर उसको इन्फीरियर हम बोले, कि या तो ये नॉर्थ ईस्ट से आया है तो इसको हम इन्फीरियर बोले, तो ऐसा चलता है। तो ये सारे चीज़ बस मैंने एक एग्जांपल के लिए ये नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण मैंने बोला कि लोगों को समझने के लिए आसानी हो। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाला के नहीं, कभी कभार हमने जो इंसान जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो उसको हम काले बोल देते हैं, जिसको देखने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं है उनको हम कुछ भी बोल देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए हम गुजरात में रहे, तमिलनाडु में रहे, यूपी में रहे, बंगाल में रहे, मणिपुर में रहे, मिजोरम में रहे, असम में रहे, कहीं पे भी रहे, हम एक फैमिली है। पूरा का पूरा इंडिया, JNK में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, हम सब लोग मिलके एक फैमिली बनाते हैं। इंडिया एक फैमिली है, तो हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर है, यानी भाईचारा मेंटेन होना चाहिए, फ्रेटर्निटी मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है ये हमारे सारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे बेसिक जो वैल्यूज़ है, ये सारे वैल्यूज़ हमारे प्रीएम्बल के अंदर ही लिखा हुआ है। और बाकी फ्रीडम स्ट्रगल से जो भी वैल्यूज़ हमने सीखे हैं, जो वो सारे चीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने डाले हैं। तो ये हो गया फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी जो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन होता है, यानी गवर्नमेंट जैसे उसका जो हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मिनिस्ट्री हो गया, ये हर एक चीज़ एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि UPSC एग्ज़ाम होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो जो भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वो कैसे डिज़ाइन होता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए प्रोसीड्योर फॉर चूजिंग ए पर्सन टू गवर्न द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक देश के अंदर एक सरकार को, एक पर्सन को चुना जाएगा, उसका प्रोसीड्योर दे के रखा है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक व्हिच डिसीजन। तो कौन सी मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होगा, प्रेसिडेंट के पास कितना पावर होगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास कितना पावर होगा, ये सारे चीज़ यहाँ पे एक जज के पास, जुडिशरी के पास कितना पावर होगा, लेजिस्लेचर के पास कितना पावर होगा, एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उनके पास कितना पावर होगा, ये सारे इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा। मेनली इंस्टीट्यूशन किसको हम अगर आसान भाषा में बोले, 3 ही इंस्टीट्यूशन है। एक हो गया लेजिस्लेचर मतलब जो लोग आइन कानून बनाते हैं, यानी पार्लियामेंट के बैठे हुए MPs और विधानसभा में बैठे हुए MLAs।
ठीक है। फिर हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मंत्री है वो भी आते हैं और जो सिविल सर्वेंट है वो भी आते हैं, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और उसके सबके अलग से इंडिपेंडेंट कौन होता है, जुडिशियरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मान के वो लॉ बना है कि नहीं, ये सारे चीज़ कौन देखता है, जुडिशियरी देखता है, ठीक है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन बेसिक, इसके अंदर पार्ट बाय पार्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। सारे इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, उसका पावर कितना है, वो कौन से डिसीजन ले पाएगा, कौन से डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो वो दूसरा डिसीजन कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, ये सारे चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिज़ाइन करके लिखा हुआ है। लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट के जो पावर है उसको लिमिट किया गया है, और प्रोवाइडिंग राइट टू द पीपल्स, लोगों की जो राइट्स है उसको प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ये दूसरा वाला चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।